Hi everyone, this is me Sonia and today I am going to discuss about another congenital heart defect which is patent ductus arteriosus. Okay, so let's start. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमने कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट को क्लासीफाई किया था टू टाइप्स में, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ एंड ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो वो डिज़ीज़ जो ए साइनोटिक में आ रही है तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। मज़ीद ए साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ को भी हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया था, क्लासीफाई किया था। तो ये वो पार्ट है ए साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ का जिसमें हार्ट डिफेक्ट में लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ आता है। तो वो हार्ट डिफेक्ट जिनमें लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है उसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आ जाती हैं। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मैंने डिस्कस कर लिया है और इनके लेक्चर भी अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन में आ रही है और फर्दर जिसमें लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह से पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में भी लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। सो दिस इज़ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जिसमें जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो फेल हो जाता है टू फुल्ली क्लोज आफ्टर बर्थ के बाद इसको क्लोज होना होता है, लेकिन ये क्लोज नहीं होता। ये क्यों नहीं होता इसको भी डिस्कस करते हैं। सो पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डक्टस आर्टरियोसिस, बाद में डिस्कस करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से, जिसमें जो ब्लड है वो बाईपास करता है लंग्स को इन द फीटस। ठीक है, फीटस में क्या होता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक होल होता है जिसकी मदद से जो ब्लड है वो उनके बीच में फ्लो करता है। तो उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस और ये कॉमन है और इसका कोई नुकसान नहीं है ड्यूरिंग जब वो बेबी प्रेजेंट है अपने मदर के वम्ब में, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस होता है तो फीटस में ये नॉर्मली बात है। लेकिन जब वो डिलीवर हो जाए बेबी आफ्टर बर्थ के बाद इसको क्लोज होना होता है। सो इट यूजुअली स्टॉप फंक्शनिंग विद इन 3 days ऑफ बर्थ एंड क्लोज इंटायरली विद इन द फर्स्ट 3 weeks ऑफ लाइफ। जो पहले 3 week ऑफ लाइफ है उसमें जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर किसी काज की वजह से वो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं होता, तो क्लोज नहीं होगा तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक होल बन जाएगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस अकर व्हेन इट फेल्स टू क्लोज आफ्टर बर्थ। नाउ इसके जो रीजंस हैं वो क्यों नहीं है, आई मीन कि जो क्यों हो रही है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज क्यों नहीं हो पा रहा, उसके जो रीज़न्स है वो अभी तक अनक्लियर है। लेकिन इसका एक रीज़न है जो मैं आपको आगे डिस्कस करती हूँ। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट, जिसमें आप पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देख सकते हैं। तो जिसमें एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन है। ओके, यू कैन क्लियरली सी द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, जिसकी मदद से जो ब्लड का फ्लो है वो इन दोनों के बीच में हो रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं हेड का डायग्राम, जो कि नॉर्मल और इंटैक्ट है, यानी किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है, ना एट्रियम में ना ही वेंट्रिकल्स में। जो डिफेक्ट है वो कहाँ पर है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जिसको हम डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं, जो कि क्लोज नहीं हो पाता नॉर्मली आफ्टर बर्थ। ओके, सो ये एक तरफ आप देख रहे हैं नॉर्मल हार्ट और दूसरी तरफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस वाली हार्ट। तो नॉर्मल हार्ट में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है उसमें पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन है, जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है। अब ये क्यों होता है ये हम डिस्कस करते हैं। सो काजेस को डिस्कस करें तो पीडी इज़ द मोर कॉमन इन प्री मेच्योर बेबीज़ क्यों, क्योंकि अगर वक्त से पहले वो बेबी डिलीवर हो गए हैं तो जो
डक्टस आर्टरियोसिस है उसको तो नहीं पता ना कि अभी मेरा वक्त हो गया, अब जो बेबी है वो डिलीवर हो गया है, मुझे क्लोज होना है। तो प्री मेच्योर बेबीज़ में ये कॉमन होता है, जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता तब तक जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज नहीं होगा। तो जो प्री मेच्योर बेबीज़ है उनमें पीडीए मोर कॉमन होता है एंड इट मे रिलेटेड टू जेनेटिक कंडीशन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में कंजेनाइटल हेयर डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके अलावा मेटरनल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ और रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई है मदर को, तो उसकी वजह से भी पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस हो सकते हैं। अब जो स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस हैं वो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, काज नो फंक्शनल प्रॉब्लम, और वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज भी हो जाते हैं। लेकिन ओकेजनली पेशेंट कैन रिमेन एसिम्टोमेटिक थ्रू आउट चाइल्डहुड। जो पेशेंट है उसको कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलती और ना ही कोई ऐसी साइन होती है, तो जो सिम्टम्स है वो एडल्ट में जाकर प्रेजेंट हो सकती हैं और इसके पूरा का पूरा जो उसका चाइल्डहुड का टाइम था उसमें आपको कोई साइन नहीं मिल सकती। इतना भी ये एसिम्टोमेटिक हो सकता है थ्रू आउट द चाइल्डहुड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होता है। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का काम होता है कि वो डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस अपने लंग्स को यूज़ नहीं करता ऑक्सीजन के लिए, तो जो ऑक्सीजन है वो प्लेसेंटा से आती है। दैट्स वाई उनके बीच में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है, ताकि जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है वो एओर्टा से एओर्टा में जाए और पूरी बॉडी में चला जाए, या फिर एओर्टा वाला पल्मोनरी आर्टरी में जाए। तो उनके बीच में जो होल था वो ओपन था, किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फाल हो जाता है फॉलोइंग बर्थ। जैसे बेबी डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद प्लेसेंटा नहीं होती जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को E2 को रिलीज़ करे। ओके, तो वो फेल हो जाता है फॉलोइंग बर्थ, जिसके बाद जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन नहीं हो रही। देन क्या होता है, द प्रेशर इन द एओर्टा इज़ हायर देन इन द पल्मोनरी वेसल्स। एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी वेसल्स, जिसके बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है अक्रॉस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस फ्रॉम एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी, जिसको अगेन हम लेफ्ट टू राइट शंट बोल रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से क्रॉस कर रहा है राइट साइडेड सर्कुलेशन, और राइट साइड सर्कुलेशन में जाने के बाद अल्टीमेटली वो लंग्स की तरफ जाता है। तो अगेन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में भी ब्लड का फ्लो लंग्स की तरफ ज़्यादा है, जिसमें लेफ्ट साइड यानी एओर्टा से ब्लड की मूवमेंट हो रही है पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से ब्लड लंग्स में जा रहा है। तो इसके रिजल्ट में पेशेंट साइनोटिक नहीं होता, तो इसीलिए हमने पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को भी एसाइनोटिक में क्लासीफाई किया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या होता है, एडिशनल ब्लड क्रिएट मोर प्रेशर इन द पल्मोनरी वेसल्स। अब आप कंटिन्यूसली अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को सेंड कर रहे हैं प्रेशर के साथ, तो एडिशनल ब्लड जाकर मोर प्रेशर को क्रिएट करेगा पल्मोनरी वेसल्स में, जिसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। अब जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो वो जाकर लीड करेगी स्ट्रेन ऑन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है और पल्मोनरी वेसल्स किससे कनेक्ट होती हैं, राइट वेंट्रिकल से। तो उसके रिजल्ट में राइट वेंट्रिकल वाली साइड जो है उसके ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट साइडेड हार्ट स्ट्रेन, ये दोनों मिलाकर क्या करती हैं, लीड करती हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, क्योंकि पल्मोनरी साइड में ब्लड फ्लो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो राइट वेंट्रिकल में वापस आ सकता है ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल में जैसे वो वापस आएगा ब्लड, तो उससे क्या होगा, उससे राइट वेंट्रिकल की जो एबिलिटी है काम करने की वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। सो द इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम रिटर्निंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब राइट वेंट्रिकल में जितना ब्लड जाएगा कंटिन्यूसली, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी। हाइपरट्रोफी के बाद उसकी जो एबिलिटी है, उसका प्रेशर है, उसके काम करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ये शंटिंग पहले लेफ्ट से राइट थी, अब वो रिवर्स हो जाएगी राइट से लेफ्ट। अब ज़्यादा प्रेशर किसका है, ज़्यादा प्रेशर राइट साइड ऑफ हार्ट में है, ना कि लेफ्ट साइड में। जब
राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो ब्लड को प्रेशर के साथ लंग्स की तरफ भेजेगी। फिर जब डक्टस आर्टरोसिस वाली पॉइंट पर ब्लड पहुंचेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ब्लड की मूवमेंट पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में होगी, जिसके बाद एओर्टा से वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी काज करेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम रिटर्निंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, देन डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस में आपको कौन सी साइन और सिम्टम्स मिल सकती हैं? सो स्मॉल जो पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस वाले पेशेंट्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा आपको साइन और सिम्टम्स नहीं मिल सकती, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल हार्ट साउंड हमें मिलते हैं, जिसको हम मशीनरी मरमर भी बोलते हैं, मशीनरी साउंड भी बोलते हैं। जो उसका मरमर होगा वो ऐसे आपको लगेगा जैसे कोई मशीन चल रही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। बहुत बार एमसीक्यू पेपर में ये आता भी है कि कौन सा वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें मरमर मशीनरी होते हैं, मशीनरी लाइक होते हैं। सो लार्जर पीडीए कैन काज अ कंटिन्यूअस क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मशीनरी मरमर। अब हमने क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो को भी डिस्कस किया था। क्रिसेंडो में क्या होता है, जो मरमर होता है सॉफ्टली स्टार्ट होता है और सडनली उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्रिसेंडो बोलते हैं। फिर सडनली उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम डिक्रिसेंडो बोलते हैं। तो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मशीनरी मरमर हमें मिलेगा, जो कि हेड होगा, यानी सुनने में मिलेगा आपको बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे, क्योंकि क्लेविकल के नीचे वो पॉइंट होती है जहाँ पर पल्मोनरी एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है, यानी पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस, वहाँ पर वो लोकेशन होती है और उसी लोकेशन में आपको मशीनरी मरमर सुनने में मिलेगा। उसके अलावा देयर इज़ अ नॉर्मल फर्स्ट हर्ट साउंड इज़ वन। जो फर्स्ट हर्ट साउंड है, जब एट्रियम जो ट्राइकस्पिड और मेटरल वॉल हैं उनकी क्लोज होने की वजह से हमें फर्स्ट हर्ट साउंड मिलता है, वो नॉर्मल होगा। लेकिन जो सेकंड हर्ट साउंड है वो डिफ़िकल्ट होगा टू हियर ओवर मरमर। सो द मरमर मे बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन। न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन के दौरान भी आप उस मरमर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी साइन और सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगी पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस वाले चाइल्ड में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी, लंग इशू जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन के रिस्क भी इंक्रीज़ होंगे और फीडिंग इश्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से उसका वेट गेन जो है वो पुअर होगा ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि वो फीड नहीं करा, कैलोरीज उसको कम मिल रही है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वेट होगा। ओके, और बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्रीथिंग, और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कर रहा है क्योंकि लंग्स के इशू है, हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथ करने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। देन आल्सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो ये वो सारी साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस में मिल सकती हैं। उसके अलावा एक्टिविटी इंटॉलरेंस जैसे कि फटीग, ईजिली स्वेटिंग, स्वेट विथ एक्टिविटी, जैसे भी वो कोई काम करेगा तो उस दौरान वो फटीग हो जाएगा, उसको पसीने आएंगे, उसका हार्ट रेट आपको इंक्रीज़ मिलेगा, एंड वाइड पल्स प्रेशर होगा। वाइड पल्स प्रेशर हम किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, तो उसको हम वाइड पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें जो पल्स प्रेशर है वो वाइड मिलेगा, अराउंड 15 to 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि हमें प्री मेच्योर बेबीज़ में मिलेगा, और ग्रेटर देन 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमें टर्म बेबी में मिलेगा। अगर टर्म बेबी को पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस है तो उसमें हमें वाइड पल्स प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से भी ग्रेटर मिलेगा। ओके, सो ये सारी साइन एंड सिम्टम्स थी पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस की। देन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। तो पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस को हम इकोकार्डियोग्राम की मदद से डायग्नोस उसका कंफर्म कर सकते हैं। डायग्नोस कंफर्म करने के बाद हम उसको मैनेज किस तरह से करेंगे? इसके दो टाइप्स हैं मैनेजमेंट के। मेडिकली भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं, सर्जिकली भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेडिकल क्लोजर में हम यूज़ करते हैं एंडोमेथासिन, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, और आइबोप्रोफिन एंड पैरासीटामोल, जो कि यूज़ किए जाते हैं प्री टर्म इन्फेंट में, ताकि उनका जो होल है पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस है वो क्लोज हो जाए। सो दीज मेडिकेशन वर्क बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन।
प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा था, उस होल को ओपन करके रख रहा था, लेकिन ये मेडिकेशंस क्या करेगी, उस होल को क्लोज करेंगी। ओके, तो ये है इसका मेडिकल क्लोजर्स। अब डिस्कस करते हैं सर्जिकल। सो क्लोजर ऑफ पीडीए कैन बी अचीव्ड बाय एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर, जिसमें हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं इनटू अ पेरिफेरल वेसल्स एंड फेड टू द हार्ट। और उसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी करके भी हम उस होल को क्लोज कर सकते हैं। सो दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। देन लास्ट डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आप क्या मैनेज करेंगी पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस वाले चाइल्ड को। तो सबसे पहले तो हमने वाइटल साइंस को क्लोजली मॉनिटर करना है, जिसमें उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही है। देन कार्डियक फंक्शन को असेस करना है, जिसमें कार्डियक आउटपुट क्या है, और उसके अलावा हार्ट फेल्यूर के साइंस को मॉनिटर करना है। देन जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उन मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करना है, जैसे कि एंडोमेथासिन एंड आइबोप्रोफेन, ताकि जो होल है वो क्लोज हो जाए और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाए। देन लास्ट में हम उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, और उसको उस डिफेक्ट के बारे में एजुकेट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में एजुकेट करेंगे, और उस ट्रीटमेंट ऑप्शन और उसकी जो पोटेंशियल आउटकम्स हैं उनके बारे में पेशेंट्स और उसकी फैमिली को एजुकेट करेंगे। तो ये सिंपल नर्सिंग मैनेजमेंट थी पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस वाले पेशेंट के लिए। सो दिस वाज द होल अबाउट पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।